बच्चों, लास्ट टाइम अपन ने बोर का एटॉमिक मॉडल उसके सारे बेसिक पॉइंट पढ़ लिए थे। क्या एक्साइटेशन एनर्जी होगी, कैसे रेडियस निकलेगी, कैसे एनर्जी निकालेंगे, सब पढ़ लिया था। आज उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो अपन न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। अब देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कैलकुलेट द radius of Bohr's फिफ्थ ऑर्बिट, पांचवें ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है फॉर हाइड्रोजन एटम। ऑल्सो कैलकुलेट radius of third orbit of helium+2 आयन। अब देखो, आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला लिखो रेडियस का, जो आपने लिखा था। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये था कि Rn इज इक्वल टू R0 इंटू Z² बाय N। N² बाय Z, ये आपने रेडियस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा था। अब इस केस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो R0 है वो 0.529 एमस्ट्रॉन्ग है। 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। भाई बुक्स के अंदर ना हजारों फॉर्मूले बनाए हुए हैं, आपने याद ही नहीं करना, आपने सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और आप सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी फॉर्मूले को यूज करके ही सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले वो हमारे को ये कह रहा है कि रेडियस फाइंड करनी है बोर के पांचवें ऑर्बिट की। तो फिफ्थ ऑर्बिट का मतलब क्या है कि n की वैल्यू क्या है 5, ऑर्बिट नंबर क्या होता है n। इसके बाद कह रहा है फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू कितनी आती है 1। भाई आप पढ़ चुके हैं पहले कि जो पांचवा ऑर्बिट है उसके लिए n की वैल्यू 5 है, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 है। फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। बुक में क्या किया हुआ है कि हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूले ये होंगे, हीलियम के लिए फॉर्मूले ये होंगे, लिथियम के लिए फॉर्मूले ये होंगे, बिल्कुल याद नहीं करने। वहां पे क्या कर रखा है कि z हटा रखा है, आपने z साथ ही रखना है, यहीं से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो, तो R5, क्योंकि रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट निकालना है, इक्वल टू 0, R0 की वैल्यू कितनी है 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इंटू n की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1। तो आप इसको सोल्व कर लो, 0.529 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ जाएगा रेडियस का। अब पता है क्या कर रखा होगा बुक के अंदर कि ना उसने एमस्ट्रॉन्ग में वैल्यूज लिख रखी होंगी, नैनोमीटर में लिख रखी होंगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपने वैल्यूज कन्वर्ट कैसे करनी है, आप कैसे वैल्यूज को मैनिपुलेट करोगे, चेंज करोगे। देखो, पहले हमारे पास 0.529 है इंटू 25, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये आ रही है 13.225 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर जो है वो तो एमस्ट्रॉन्ग के बराबर है। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा, तो 13.225 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब एक 10⁻⁻10 मीटर एक एमस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है। तो भाई एक आंसर तो डायरेक्टली ये बन सकता है कि भाई 13.225 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर आपको आंसर, मान लो कि जो IIT PMT वाले बच्चे हैं, अगर मान लो कि आपको 4 ऑप्शन मिले हुए हैं और 4 ऑप्शन जो हैं उनके अंदर जो आंसर है वो नैनोमीटर में है, तो मुझे ये क्या करना है, मुझे ये नैनोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है,
ठीक है, तो भाई 1 नैनोमीटर जो है वो 10 की पावर -9 मीटर होता है। ठीक है, तो अब अगर आप इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो 13.225 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। मैंने इसको 10 की पावर -10 को तोड़ दिया, मल्टीप्लाई करते हुए पावर ऐड होती है तो भाई ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, 10 की पावर -9 मीटर जो है ये तो बराबर आ गया किसके, 1 नैनोमीटर के। ठीक है, अब बचा क्या, 13.225 बाय में 10 नैनोमीटर, 10 की पावर -1 है, नीचे आ जाएगा। तो आंसर क्या बन सकता है, 1.3225 नैनोमीटर। तो भाई आपको ध्यान रखना है कि आंसर किस यूनिट में पूछ रहा है, आपको फाइनल यूनिट जो है वो उसके कोरस्पॉन्डिंगली ही कन्वर्ट करनी है। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। अब ऐसे ही दूसरे में वो ये कह रहा था कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम +2 आयन। तो अब हीलियम +2 के लिए हीलियम +1 आएगा भाई, हीलियम +1 आयन। तो अब इस केस के अंदर Rn इज इक्वल टू R0 इंटू n²/z। अब हीलियम के लिए, हीलियम को आप ऐसे लिखते हो एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4, तो भाई ये z की वैल्यू इसके लिए कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब क्वेश्चन में ये पढ़ो कि रेडियस निकालनी है किसकी, थर्ड ऑर्बिट की, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो भाई R0 की वैल्यू 0.529 एमस्ट्रॉन्ग इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 0.529 एमस्ट्रॉन्ग 9/2। यू कैन सोल्व दैट एंड यू विल फाइंड योर कॉरस्पॉन्डिंगली आंसर। ठीक है, फिर वैसे ही अगर यूनिट पूछ रखी है एमस्ट्रॉन्ग, ऐसे ही रहने दो। नैनोमीटर पूछ रखी है तो जैसे अभी कन्वर्ट किया था यू कैन कन्वर्ट दैट यूजिंग दैट सेम कंसेप्ट। आप वही कंसेप्ट यूज करके आप उसको सोल्व कर सकते हो। अब देखो इसके बाद इस पे से एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है, देखो अब वो क्वेश्चन में हमारे को ये कह रहा है कि पहले आप कैलकुलेट करो फर्स्ट एक्साइटेशन, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्साइटेशन कराने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक है, सेकेंडली वो हमारे को कह रहा है कि फाइंड करो आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है भाई, अब इसके बाद हमने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था स्टैंडर्ड -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आप जूल वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। मैं आपको बाद में ही बता देता हूं कि एनर्जी की यूनिट कैसे कन्वर्ट होगी, पहले मैं इससे लेके क्वेश्चन सोल्व करता हूं। अब वो हमारे को कह रहा है कि पहली एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। भाई हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 होगी। अब आप एक बार हाइड्रोजन की पिक्चराइजेशन करो, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया भाई n इज इक्वल टू 1, फिर आएगा n इज इक्वल टू 2, फिर ऐसे ही n इज इक्वल टू 3। मैंने आपको जब कंसेप्ट कराया था तो मैंने बताया था कि जहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है उस स्टेट को आप क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो ये तो होगी भाई ग्राउंड स्टेट। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेट आ रही है इसको आप क्या कहते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ऐसे ही जो दूसरी होगी उसको क्या कहेंगे, n इज इक्वल टू 3 को सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब वो हमारे को क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है
क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जंप कराना है, पहली एक्साइटेड स्टेट में। भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हमें जंप करा के यहाँ लेके जाना है और हमें एनर्जी निकालनी है। ठीक है, मैंने उस टाइम आपको एनर्जी का फॉर्मूला कराया था कि जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो आएगी हाई स्टेट एनर्जी माइनस लो स्टेट एनर्जी, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वेयर इलेक्ट्रॉन इज गोइंग, जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी एनर्जी फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन इज गोइंग, फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन इज गोइंग, जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है भाई, हाइड्रोजन एटम के लिए अब आप क्या करते हैं कि दोनों स्टेट की एनर्जी निकाल लेते हैं और माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगी अपने पास, एक्साइटेशन एनर्जी। तो भाई अगर आप n इज इक्वल टू 2 की एनर्जी निकालते हो, n इज इक्वल 2 का मतलब क्या है कि ये अपनी हायर स्टेट है। ठीक है, अब इस केस के अंदर E2 निकाल लें अगर, तो वो आ जाएगा -13.6 इंटू हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो -13.6 बाय 4 विच इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये तो वैल्यू आ गई किसकी, E2 की या हाई स्टेट की। ऐसे ही आप लो स्टेट की एनर्जी निकाल लो, तो n इज इक्वल टू 1 या ग्राउंड स्टेट, अगर आपको इसकी एनर्जी फाइंड करनी है तो E1 जो है वो आ जाएगा -13.6 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। E2 आ गया, E1 आ गया। हाइड्रोजन एटम के लिए यू कैन फाइंड दैट योर कॉरस्पॉन्डिंग आंसर। आप सिर्फ वैल्यूज पुट कर दो, -3.4 माइनस -13.6 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आ गई एनर्जी भाई एक्साइटेशन की। अब बात ये आती है कि भाई मेरे से तो वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भाई आंसर आपने जूल में निकालना है। ठीक है, मैंने यूनिट लिख दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर वो आपको ये कह रहा है कि भाई आपको आंसर जूल में निकालना है, तो फिर हमने ये पढ़ा था कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बराबर आएगा किसके, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल के। आप वैल्यू रख दो, जूल में आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल पर एटम, जूल पर एटम। ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे एटम है या मोल है। मैं अभी आपको मोल के लिए भी बताऊंगा कि कैसे निकालेंगे। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जूल पर क्या आ जाएगा, ये एटम। अब आप इसको सोल्व कर लो मल्टीप्लिकेशन को। जब आप इस मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करते हो तो भाई हमारे पास वैल्यूज बन रही हैं। एक वैल्यू तो है 10.2 इंटू 1.6, सोल्व करोगे तो 16.32 इंटू 10 की पावर -19 जूल पर एटम। ये अपने पास क्या आ जाएगी, एक्साइटेशन। अब बात अगर मान लो कि वो क्वेश्चन में हमारे को ये कह देता कि कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, मैं क्वेश्चन को मोल्ड कर रहा हूं यहीं पे ही, मैं यहीं पे ही क्लियर कर रहा हूं आपको। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर मैं लिख दूं, देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास सॉल्यूशन है या आपके पास कंटेनर है उसके अंदर क्या है, 1 मोल है भाई। अब 1 मोल को एक्साइट कराने के लिए कितनी चाहिए, देखो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए हमारे को ये एनर्जी चाहिए।
ठीक है। अब एक मोल को एक्साइट कराने के लिए तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 स्पीसीज होती हैं। अगर बात एटम की है तो पीछे क्या लिख देंगे, एटम। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए तो इतनी एनर्जी चाहिए। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराने हैं, इतने इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, इसको, इस एनर्जी को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो इतने एटम्स को एक्साइट कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या आ जाएगी, इसका मल्टीपल। ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग दैट, अगर एक्साइटेशन एनर्जी पर मोल निकालनी है तो वो आ जाएगी 16.32 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 जूल पर मोल। आपके पास क्या आ जाएगा, जूल पर मोल। अब इस केस के अंदर अगर हम इसको सोल्व करें तो भाई 16.32 इंटू 6.022, जब ये हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 98.27 इंटू, अब देखो पावर कितनी बचेगी, यहाँ पे पावर कितनी है 23, यहाँ पे पावर कितनी है -19, कितनी पावर रह जाएगी 10 की पावर 4 जूल पर एटम, सॉरी जूल पर मोल। अब बेटा मान लो कि भाई आपसे वो आंसर किलो जूल में पूछ ले, ठीक है भाई, वो हमारे को ये कह दे कि भाई आंसर आपने फाइंड करना है किलो जूल में। तो भाई किलो जूल निकालने के लिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि 1 किलो जूल में 1000 जूल होंगे। ये तो तुम सब पहले पढ़ते ही आ रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। आप जब इसकी वैल्यूज रख रहे हो तो 98.27 गुणा 10 की पावर 1 कर रहा हूं मैं भाई, इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल कर रहा हूं भाई। तो 10 की पावर 3 जूल जो है वो किसके बराबर होता है, 1 किलो जूल के। तो बेटा आंसर क्या बनेगा 98.27 इंटू 10 किलो जूल पर मोल। भाई जितनी यूनिट यूज हो सकती है, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए, जूल में आ जाए, किलो जूल में आ जाए, पर एटम आ जाए, पर मोल आ जाए, ये सारी की सारी कन्वर्जन है। आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो ध्यान रखना है। इसके ऊपर से न्यूमेरिकल जो है वो पक्का पेपर में आता है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सोल्व करके आगे चलना है, ठीक है। अब इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन के लिए ट्राई करो। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में वो हमारे को कह रहा है कि हमें आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो केस था देखो, आयनाइजेशन एनर्जी के केस में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां जाएगा, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। इन केस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, या तो वो हमारे को क्वेश्चन में कुछ और बताए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पहली एक्साइटेड स्टेट से अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, कितनी एनर्जी चाहिए। यहां ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ। ही इज आस्किंग फॉर आयनाइजेशन एनर्जी विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 10 एंड दैट डेफिनेशन वाज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी गैसियस एटम, ठीक है। स्टेट की मेंशन नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है और इलेक्ट्रॉन कहां पे निकालना है भाई, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे बाहर फेंकना है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मैं तुम्हारे को पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी होती है, 0, ठीक है। तो जो फाइनल एनर्जी कितनी है, 0। ग्राउंड स्टेट पे आपने एनर्जी निकाल ली थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम थी भाई। अब एक्साइटेशन एनर्जी को किससे चेंज कर देंगे आप, आयनाइजेशन एनर्जी से, विच इज इक्वल टू
फाइनल 0 माइनस माइनस प्लस 13.6, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आ जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। अब पर मोल पूछे फिर आयन, जैसे अभी कन्वर्जन करा था वैसे करके सोल्व कर सकते हो। अगर जूल में पूछे तो फिर जो भी कन्वर्जन करा था आप यूज कर सकते हो। किलो जूल में पूछे तो वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो भाई अगर आयनाइजेशन एनर्जी का और एक्साइटेशन का जो क्वेश्चन आता है तो वो आप इस फॉर्म से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते भी ऐसे ही हैं। कई बार क्वेश्चन जो है वो ना हमारे से रेशो में पूछ लेता है। ठीक है भाई, रेशो क्या बन सकता है? तो मान लो कि अपने पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमारे को ये कह रहा है कि पहला ऑर्बिट जो है उसकी रेडियस x है, तो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, उनका रेशियो क्या बनेगा। ठीक है, यहां से ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्पेशली जो बच्चे IIT PMT प्रिपेयर कर रहे हैं उनके केस में क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही बनता है, वैल्यू नहीं बताएगा, एक्स वाई बता देगा, तो आपको उसी को ही मैन्युपुलेट करना है। देखो भाई, स्टेटमेंट में उसने ये कहा कि रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज x। भाई पहले ऑर्बिट की जो रेडियस है वो क्या है, x है, एंड देन कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। तो भाई वो कह रहा है कि जो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस है वो क्या होएगी। ठीक है, इसमें रिलेशन भी पूछ सकता है, मैं आपको रिलेशन के भी क्वेश्चन कराता हूं अभी इसके। अब पहली बात तो ये कि जो उसने बता रखा है आप इसको लिखते चलो। ठीक है, तो पहले उसने ये कहा कि जो पहला ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट का मतलब n की वैल्यू 1, किसका, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1। ठीक है, अब इस केस के अंदर रेडियस का स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है, Rn इज इक्वल टू आर नोट इंटू एन स्क्र बाय जेड। ठीक है, ये हमने पहले ही बना रखा है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मैंने आपको बता दिया था, आर नोट 0.529 एमस्ट्रॉन्ग है भाई। अब आप पहले क्या करोगे, पहले ऑर्बिट की रेडियस निकालोगे, उसको क्या मान लोगे, x। तो R1 इज इक्वल टू आर नोट इंटू एन स्केयर, एन की वैल्यू 1 है, पहले ऑर्बिट की कह रहे हैं, तो 1 का स्केयर करोगे 1 आएगा, अपॉन z की वैल्यू भी 1 है, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट वो किसके इक्वल आ रही है, आर नोट के। और देखो बेटा उसने क्या कर रखा है कि जो पहले ऑर्बिट की रेडियस है उसको क्या मान रखा है, x। ठीक है, अब वो कह रहा है कि तीसरे ऑर्बिट की जो रेडियस है वो फाइंड करो। ठीक है, तो भाई रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 3, z की वैल्यू 1, हाइड्रोजन के लिए ही कह रहा है। ठीक है, तो R3 जो है वो इक्वल आ जाएगा आर नोट इंटू 3 का स्केयर करोगे अपॉन z की वैल्यू 1 है, तो क्या आ जाएगा 9 आर नोट। अब आर नोट किसके इक्वल है, x के, तो क्या आ जाएगा 9x। ठीक है, रिलेशन पूछता तो रिलेशन निकाल लेते, रेशो पूछता तो रेशो फाइंड हो सकता था। ठीक है, तो रेडियस का जो क्वेश्चन है वो कई बार x और y वैल्यू मान के करता है, तो वो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो हमारे को वो क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है, अब मान लो हाइड्रोजन और बेरिलियम से वो कोई क्वेश्चन बना रहा है, तो देखो वो कैसे बन सकते हैं। उसने हमारे को स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 0.53 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसने हमारे को ये कहा है कि जो पहले ऑर्बिट की रेडियस है वो 0.53 एमस्ट्रॉन्ग है, वैल्यू की जगह x भी मान सकता था। देन
कैलकुलेट रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3। मैं वैल्यू की जगह आपको x मान के करा रहा हूँ, आप वैल्यू से फिर सोल्व करके देख लेना, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये जो है ये x है। क्वेश्चन मैंने ये बना दिया भाई कि जो रेडियस है पहले ऑर्बिट की वो हाइड्रोजन के x है। तो स्टेटमेंट में वो हमारे को क्या कह रहा है, फॉर n इज इक्वल टू 1 z इज इक्वल टू 1 फॉर्मूला आर एन इज इक्वल टू आर नोट इंटू एन स्क्र बाय जेड, आर नोट इंटू 1 का स्क्र बटे 1 करोगे यही आएगा आर नोट, इसको मैंने x मान लिया। तो अब वो ये कह रहा है कि रेडियस निकालनी है आपको किसके, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3। तो मतलब फोर्थ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 4, बेरिलियम जो है ये 4 9 होता है तो इसके z की वैल्यू भी 4 है, ठीक है। तो अब इसके अगर फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस निकाल लें तो आर नोट इंटू एन, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 4, तो क्या आ जाएगा 4 आर नोट विच इज इक्वल टू 4x, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसमें बचता है भाई पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्राई करेंगे। आप तब तक इसको पढ़ के बहुत अच्छे से रिवाइज करो। थैंक यू।